साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लर्निंग डिसऑर्डर अधिगम अक्षमता देखने वाले हैं। फुल कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यह वीडियो। देखा जाए तो सी टेट, सी जी टेट या शिक्षक भर्ती या अन्य राज्यों के टेट में सभी के सिलेबस में यह टॉपिक शामिल है और हमेशा 1 से 2 नंबर या कभी कभी 3 नंबर भी इस टॉपिक से आते देखा है। केवल लर्निंग डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसऑर्डर से या अधिगम अक्षमताएं से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिला है हमेशा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज या लर्निंग डिसऑर्डर, हिंदी में इसे कहते हैं अधिगम अक्षमताएं। अन्य नाम भी जान लीजिए, अधिगम विचलन, अधिगम विकार या लर्निंग डिसेबल या लर्निंग डिसेबिलिटीज या इसी को लर्निंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। अधिगम अक्षमता का शाब्दिक अर्थ सीखने की योग्यता का अभाव है। अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सन 1963 ईस्वी में सैमुअल किर्क द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, यह प्रश्न 2024 में ही सीजी टेट के पेपर में पूछा गया है, पेपर 2 में। याद रखिएगा, सीजी टेट 2024 के पेपर 2 में देख लीजिएगा कि इनमें से कौन अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। तो किर्क दिया है उसमें ऑप्शन में, तो सैमुअल किर्क इसका पूरा नाम है। इनके द्वारा जो है अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सन 1963 में किया गया है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है 2024 के टेट में। परिभाषा जाने अधिगम अक्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटीज का, तो एक तंत्रिका संबंधी विकार है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो मस्तिष्क की जानकारी ग्रहण, प्रसंस्करण, प्रोसेस, संग्रहण एवं प्रतिक्रिया रेस्पॉन्ड की क्षमता को प्रभावित करता है। यह एक तंत्रिका संबंधी विकार है साथियों, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। जब भी पूछा जाएगा तो अधिगम अक्षमता क्या है, तो एक तंत्रिका संबंधी विकार है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो मस्तिष्क की जानकारी ग्रहण करने, रिसीव करने की, प्रसंस्करण, प्रोसेस, संग्रहण, स्टोर एवं प्रतिक्रिया रेस्पॉन्ड करने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इन्हें जो है यह जो लर्निंग डिसऑर्डर है, अधिगम अक्षमता है, ये इसे प्रभावित करता है। प्रकृति जाने तो यह आंतरिक होती है और यह जन्मजात या तंत्रिकात्मक न्यूरोलॉजिकल होती है। न्यूरोलॉजिकल वही तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड। यह स्थायी होती है, परमानेंट होती है। जैसे जन्मजात होती है वो पूरे जो है लाइफ लॉन्ग रहती है। यह जो डिसऑर्डर होती है वो लाइफ लॉन्ग होती है, पूरा जीवन भर होती है, लेकिन उचित शिक्षण व सहयोग से सुधारी जा सकती है। कुछ हद तक उसे सुधारा जा सकता है उचित शिक्षण के द्वारा। यह बीमारी नहीं है बल्कि सीखने का एक अलग तरीका है। याद रखिएगा, यह एक बीमारी नहीं है बल्कि सीखने का एक अलग तरीका है। उनमें सीखने की जो है डिफरेंट तरीका होता है, या उनका जो है सीखने का जो है तरीका अलग होता है। कोई कम सीखता है, कोई थोड़ा ज़्यादा भी सीखता है, या कोई विशेष प्रकार के डिसेबिलिटीज होते हैं। यदि देखा जाए तो किसी को पढ़ने में बहुत अच्छा होते हैं, तो कोई गणित संबंधी विकार होते हैं। आगे हम इसको बहुत शानदार तरीके से देखने वाले हैं कि यह बीमारी बिल्कुल नहीं है। तो इस पॉइंट से याद रखिएगा। मुख्य विशेषता की बात करें तो बुद्धि, इंटेलिजेंस और प्रदर्शन, परफॉर्मेंस के बीच अंतर पाया जाता है। बच्चा बुद्धिमान होता है, देखिए बताया गया है ना कि बच्चा बुद्धिमान होता है, परंतु पढ़ने, लिखने, गणना में कमजोर प्रदर्शन करता है। सभी प्रकार में नहीं होता, कोई पढ़ने में है तो कोई लिखने में, कोई गणना में, या ये इस प्रकार के कोई न कोई जो है अक्षमता जिन बालकों में होती है लर्निंग डिसेबिलिटीज, उसमें किसी एक प्रकार का ज़्यादातर देखने को मिलता है। आइए, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार देखा जाए तो अधिगम अक्षमता के बारे में क्या कहा गया है, तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज के रूप में मान्यता दी गई है। जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है, अधिगम अक्षमता को परिभाषित किए हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार कि इन्हें जो है विशिष्ट सीखने की जो है अक्षमता बताया गया है। याद रखिएगा, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट क्या है, 2016 क्या है, राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, आर का राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। तो आगे देखते हैं अब, अधिगम अक्षमता किन कारणों से नहीं होता। याद रखिएगा,
अधिगम अक्षमता जो होता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज, इन कारणों से नहीं होता। कौन कौन सा? दृष्टि बाधित, विजुअल इम्पेयरमेंट, दृष्टि बाधित जो बच्चे होते हैं वह जो है अधिगम अक्षमता का कारण नहीं बनता। श्रवण बाधित, ये भी अधिगम अक्षमता का कारण बिल्कुल नहीं होता। मानसिक मंदता, यह भी अधिगम अक्षमता का कारण नहीं हो सकता। खराब शिक्षण वातावरण, यह भी अधिगम अक्षमता का कारण नहीं हो सकता। गरीबी या सामाजिक कारण, ये भी अधिगम अक्षमता का कारण नहीं हो सकता। लर्निंग डिसेबिलिटीज एक मस्तिष्क आधारित न्यूरोलॉजिकल समस्या है, न कि बुद्धि, इंद्रियों या वातावरण की, क्योंकि यह जो है देखा जाए तो शारीरिक अक्षमता है। ये शारीरिक रूप से उसकी जो है अक्षमता है, शारीरिक विकार है कह सकते हैं, लेकिन ये अधिगम अक्षमता, शारीरिक विकार अलग है, शारीरिक अक्षमता अलग होती है, जो कि यह शारीरिक अक्षमताएं है देखा जाए तो, और अधिगम अक्षमताएं अलग होती है। ये सीखने की जो है, सीखने में बाधा होते हैं, उसको अधिगम अक्षमताएं कहते हैं। तो ये सभी बातें जो है अधिगम अक्षमता में नहीं आएंगे, तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे पेपर में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है अधिगम अक्षमताओं के प्रकार। पहला देखेंगे पठन संबंधी विकार, रीडिंग डिसऑर्डर, पठन वैकल्य भी कहते हैं। डिसलेक्सिया और एलेक्सिया दो होते हैं, और कभी कभी डिसलेक्सिया तो उससे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। पठन संबंधी विकार में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला इम्पॉर्टेंट डिसलेक्सिया है, ये बार बार पूछा गया है। और दूसरा ये इससे भी प्रश्न बना है एलेक्सिया से। आइए जानते हैं विशेष। सन 1887 में रुडोल्फ बर्लिन ने डिसलेक्सिया को सर्वप्रथम खोजा था। तो डिसलेक्सिया को के खोजकर्ता कौन है? रुडोल्फ बर्लिन, ये पूछा जाता है। डिसलेक्सिया को शब्द अंधता भी कहा जाता है। अर्थ की बात करें, सही व प्रवाहपूर्ण पढ़ने में कठिनाई होती है, डिसलेक्सिया जो है, और एलेक्सिया दोनों पठन संबंधी विकार हैं। लक्षण की बात करें तो ये हमेशा क्वेश्चन बना है। मिलते जुलते अक्षरों में भ्रम, जैसे बी को डी समझना या डी को बी, या दोनों में जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होना बच्चों में। पी क्यू में, वाज सौ में, और जैसे कि न्यूक्लियर को अनक्लियर, इस प्रकार का जो है ये सभी से सौ, वाज, न्यूक्लियर, अनक्लियर, बी डी, पी क्यू, 16 और 16 को जैसे कि 61, इन सभी में बच्चों में जो है डिफरेंट करना मुश्किल होता है, वो दोनों को एक ही समझते हैं। अगर बच्चों को 16 लिखने के लिए बोला जाए तो वो 61 लिख देते हैं, या 61 को 16, तो वो जो है इस प्रकार के संबंधी विकार, पठन संबंधी विकार आएंगे। बहुत धीमे या रुक रुक कर पढ़ना, ये भी पठन संबंधी विकार में आएंगे। तुक बंदी वाले शब्द पहचानने में कठिनाई, उदाहरण के लिए जैसे कि गॉड, डॉग, गॉड को डॉग पढ़ना, क्योंकि डॉग उनका पहले से जाना हुआ शब्द रहता है, तो उनके सामने यदि गॉड शब्द भी आया तो वो डॉग पढ़ लेता है। इसे पढ़ने से संबंधित लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं? लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं, जो पठन संबंधी विकार हैं। आइए इसमें जो दिया है डिसलेक्सिया और एलेक्सिया, दोनों में क्या अंतर है? कुछ जो है माइनर अंतर है, लेकिन देखा जाए तो डिसलेक्सिया जन्मजात या विकासात्मक पढ़ने की समस्या, दोनों तो पठन संबंधी विकार है, लेकिन जो है एक जन्मजात होती है, विकासात्मक होती है। जो जन्मजात होती है और उनके जो है जन्म से ही उनमें जो है थोड़ी बहुत अधिगम अक्षमताएं उन्हें प्राप्त होती है। लेकिन एलेक्सिया होती है मस्तिष्क क्षति के कारण, जैसे कुछ घटना हुआ है बच्चों में, किसी प्रकार के मस्तिष्क या न्यूरोलॉजिकल जो है उन पर जो है घटना हुआ है, तो उसके कारण से बाद में उन्हें पढ़ने में समस्या आई है, तो वो एलेक्सिया के अंतर्गत आएगा। मस्तिष्क क्षति बोला गया है इसलिए पढ़ने की क्षमता का खो जाना। डिसलेक्सिया डेवलपमेंट से जुड़ा है और एलेक्सिया एक्सीडेंट के बाद। तो इस प्रकार ये दोनों पठन संबंधी होते हुए भी कुछ माइनर अंतर है। नेक्स्ट देखेंगे लेखन संबंधी विकार, राइटिंग डिसऑर्डर, लेखन वैकल्य कहते हैं। ये इसमें देखा जाए तो ये 4 शब्दों से पूछा जाता है और चारों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। पहला है डिस्ग्राफिया, सबसे ज़्यादा लेखन संबंधी विकार में डिस्ग्राफिया से पूछा जाता है। जैसे पठन संबंधी में डिसलेक्सिया देखें, वैसी लेखन संबंधी में देखा जाए तो डिस्ग्राफिया से पूछा जाता है। अगला है अग्रेफिया और डिस्प्रैक्सिया भी और अप्रैक्सिया,
याद रखिएगा, कुछ मिलता जुलता लगेगा, लेकिन डी से 2 ठो रहेगा और एक ए से अग्रेफिया और अप्रेक्सिया। आइए चारों को जानते हैं क्या क्या इसमें बातें हैं। तो सबसे पहले डिस्ग्राफिया की बात करें, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा प्रश्न बनता है। गंदी व अस्पष्ट लिखावट, पेंसिल सही ढंग से न पकड़ पाना, शब्दों के बीच असमान दूरी, कभी दूर कभी एकदम पास लिखना, उल्टा लिखना, मिरर राइटिंग जिसे कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बना है। उदाहरण की बात करें तो बच्चा लिखते समय हाथ दर्द की शिकायत करता है, लिखने वाले गृह कार्य से बचता है। तो इसमें देखा जाए तो ये सभी बातें डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आएगा। और वही अग्रेफिया की बात करें तो इसमें पहले से सीखी हुई लिखने की क्षमता का नष्ट हो जाना, पहले से वह लिखना सीख गए हैं लेकिन कुछ कारणवश, और उसका कारण क्या है, मुख्य कारण मस्तिष्क क्षति, स्ट्रोक, दुर्घटना, ब्रेन इंजरी, तो इन सभी कारणों से वह जो है लिखना भूल गया है या लिखने की क्षमता उसकी नष्ट हो गई है। लक्षण की बात करें तो अक्षर या शब्द लिख ना पाना, लिखे हुए शब्दों में गंभीर त्रुटि। नोट, यह अर्जित विकार है, मतलब एक्वायर किया जाता है, मतलब बाद में, यह जन्मजात नहीं होती है या यह लिखने से पहले का डिसऑर्डर नहीं होता है, ये लिखने सीखने के बाद जो है आने वाले विकार है, इसलिए अर्जित विकार कहा गया है। नेक्स्ट है डिस्प्रेक्सिया, गतिक कौशल विकार, मोटर स्किल डिसऑर्डर भी कहते हैं, लिखने के लिए आवश्यक मोटर समन्वय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न बना है डिस्प्रेक्सिया से। मुख्य कारण है न्यूरो डेवलपमेंट। लक्षण है हाथ की गति पर नियंत्रण नहीं, लिखते समय अक्षर बिगड़ना या हाथ कांपना कह सकते हैं। बटन फीता बांधने में कठिनाई होती है, जैसे कि जूते का लेस बांधने में कठिनाई या बटन लगाने में कठिनाई, ये सब जो है डिस्प्रेक्सिया के अंतर्गत आएगा, डिस्प्रेक्सिया। और इसमें इसे जो है क्लम्पसी चाइल्ड सिंड्रोम भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्प्रेक्सिया को और क्या कहते हैं, क्लम्पसी चाइल्ड सिंड्रोम कहते हैं, जिसके अंतर्गत हाथ की गति पर नियंत्रण, और इसे मोटर स्किल डेवलप डिसऑर्डर भी कहते हैं, गति कौशल विकार। ये जो है जैसे सूक्ष्म कौशल और स्थूल कौशल होता है, जिसमें समन्वय बैठाना, मतलब देखा जाए तो अपने जो सूक्ष्म कौशल और स्थूल कौशल के द्वारा बड़ी मांसपेशियों और छोटी मांसपेशियों का जो है नियंत्रण बैठाते हैं, उस नियंत्रण बैठाने में इसमें कमी आती है। बच्चा मतलब उम्र बढ़ने के साथ भी उनके मांसपेशियों में नियंत्रण जो है कम होता है या इस प्रकार का विकार पाया जाता है, तो उसे जो है डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है, क्लम्पसी चाइल्ड सिंड्रोम। नेक्स्ट देखेंगे अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया में सीखे हुए कार्य में असमर्थता, लिखने की जानकारी होते हुए भी आदेश मिलने पर लिख न पाना। मुख्य कारण है मस्तिष्क क्षति, यह भी थोड़ा मिलता जुलता है। लक्षण है लिखने की योजना नहीं बना पाना, मोटर कमांड समझने में समस्या, यह भी अर्जित विकार है जो बाद में आती है, मतलब मस्तिष्क क्षति या किसी प्रकार के प्रॉब्लम होने के बाद। इसमें जो है लिखने के लिए देने पर भी, लिखने की जानकारी होते हुए भी ये नहीं लिख पाना अप्रेक्सिया के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है गणितीय संबंधी अधिगम विकार, जिसमें देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है यही डिस्कैल्कुलिया। गणितीय संबंधी विकार में एक ही चीज आता है, डिस्कैल्कुलिया, मैथ्स डिसऑर्डर, जिसे गणितीय वैकल्य या गूढ़ज वैकल्य भी कहते हैं, इसका अन्य नाम गूढ़ज वैकल्य से भी जाना जाता है। इससे भी प्रश्न बना है सीटेट में कई बार। लक्षण है जोड़ घटाव गुणा भाग में कठिनाई, समय बताने व दूरी का अनुमान न लगा पाना, गणितीय चिन्हों में भ्रम, प्लस माइनस जो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, इन सभी चिन्हों में भ्रम पैदा होता है कि यह कौन सा चिन्ह है। धन का चिन्ह लगाते लगाते कभी गुणा का या भाग का चिन्ह लगा देना, ये गणितीय संबंधी जो है विकार में आएगा। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो एकदम स्पष्ट रहता है, जल्दी जो है इसका प्रश्न का उत्तर समझ में आ जाता है। सबसे ज़्यादा जो है लेखन संबंधी, पठन संबंधी, इन विकारों में कन्फ्यूजन होता है, और खास करके लेखन संबंधी में जो 4 प्रकार के देखे उसमें। आगे देखने वाले हैं बोलने संबंधी विकार, लैंग्वेज डिसऑर्डर, भाषाघात, जिसमें पहला है डिस्फेसिया और दूसरा है अफेजिया। लक्षण है भाषा को समझने में कठिनाई, सही शब्दों में विचार व्यक्त ना कर पाना, बोलने में समस्या। महत्वपूर्ण अंतर, ये दोनों तो है लेकिन दोनों में कुछ अंतर भी है, जैसे कि डिस्फेजिया विकासात्मक समस्या है जो जन्मजात होती है, और अफेजिया क्या होती है, मस्तिष्क क्षति के कारण। तो कुछ ऊपर देखे हैं लेखन संबंधी विकार में या पठन संबंधी में, उसमें भी 2 पठन में देखे थे, डिसलेक्सिया और
एलेक्सिया, तो उसमें भी एक विकासात्मक रहा और एक मस्तिष्क क्षति के कारण, तो इसमें भी उसी प्रकार का, इसमें दो मुख्य है, डिस्फेजिया और अफेजिया, जो एक है विकासात्मक और दूसरा मस्तिष्क क्षति के कारण। दोनों को और अच्छे से समझें तो अफेजिया बनाम डिस्फेजिया, तो अफेजिया है मस्तिष्क क्षति, चोट, स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर आदि प्रकृति है अर्जित, मतलब बाद में यह चीज़ जो है विकार आती है। कब होता है, तो पहले से भाषा आने के बावजूद, मतलब पहले से भाषा सीख लिए रहते हैं, फिर भी इनके कारण से, मस्तिष्क क्षति के कारण से यह विकार आ जाता है। प्रभाव बोलने, समझने, पढ़ने, लिखने में समस्या आती है। वही डिस्फेजिया की बात करें तो यह विकासात्मक समस्या है, जन्मजात होती है विकास के दौरान। कब होता है, तो भाषा सीखते समय या भाषा सीखने में जो है कठिनाई होती है, भाषा समझने या व्यक्त करने में कठिनाई होती है। अब देखेंगे इसी में तीसरा जो बोलने संबंधी विकार में ही आता है, डिसॉर्थिया। यह 2024 के पेपर 1 में इससे प्रश्न बना है कूट संबंधी में। तो डिसॉर्थिया यह भी वर्तनी संबंधी विकार है, या यह वाक विकार कहा जाता है, स्पीच डिसऑर्डर। मुख्य रूप से जैसे कि अभी ऊपर डिस्फेजिया और अफेजिया देखे हैं, वो जो है भाषा संबंधी, भाषा सीखने संबंधी, लेकिन ये बोलने संबंधी है, वर्तनी संबंधी बोला गया है, या बोलने संबंधी या वाक विकार संबंधी स्पीच डिसऑर्डर, जिसमें बोलने की मांसपेशियां, जीभ, होंठ, तालु ठीक से काम नहीं कर पाती, इस कारण उच्चारण अस्पष्ट हो जाता है। डिसॉर्थिया बोलने की मांसपेशियों की समस्या, इसका एक और नाम बोलने की मांसपेशियों की समस्या डिसॉर्थिया कहलाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है इसका कारण, तो मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र की क्षति, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, सिर की चोट, तो ये सभी कारण है। लक्षण है अस्पष्ट या लड़खड़ा कर बोलना, आवाज़ बहुत धीमी या भारी, शब्द साफ न निकलना, बोलने की गति या बहुत धीमी या बहुत तेज, अर्थात इसमें जैसे कि हकला के बोलना और लड़खड़ा कर बोलना, शब्द सही ढंग से नहीं निकल पाना, कभी तेज कभी ज़्यादा, तो ये सभी जो है डिसॉर्थिया के लक्षण हैं। नेक्स्ट विकार है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, ADHD। इससे आए दिन क्वेश्चन बनते रहता है, चाहे वो CTET हो, CGTET हो या शिक्षक भर्ती हो। ये ADHD क्या है, तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इसका फुल फॉर्म है। ध्यान की कमी एवं अति सक्रियता विकार, ध्यान मोस्ट इसमें पॉइंटेड है, ध्यान की कमी, अटेंशन, ध्यान शब्द जब भी आएगा ध्यान संबंधी आपका विकार वाला प्रश्न, तो आप ADHD को ही डालिएगा। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ADHD क्या है, तो यह एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे को ध्यान बनाए रखने और व्यवहार नियंत्रित करने में कठिनाई होती है। मुख्य लक्षण की बात करें तो 3 कोर में बांटा गया है। इनमें इनअटेंशन, असावधानी, असावधानी कैसे, तो ध्यान जल्दी भटकना, काम पूरा ना कर पाना। दूसरा है हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता, लगातार हिलते डुलते रहना, चुप बैठना मुश्किल। और तीसरा है इम्पल्सिविटी, आवेगशीलता, बिना सोचे बोलना या काम करना। नेक्स्ट है ADHD में क्या सही रहता है, तो बुद्धि सामान्य, सामाजिक समझ सामान्य, समस्या मुख्यतः ध्यान और व्यवहार की होती है। तो ध्यान की कमी जब भी आएगा तो वह ADHD डालिएगा। एग्जाम लाइन में देखिए तो ADHD अटेंशन प्लस बिहेवियर प्रॉब्लम ADHD कहलाता है। नेक्स्ट है, इससे भी CGTET या शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन बना है जिसे हम शामिल किए हैं। ASD क्या है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, इससे भी क्वेश्चन बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ASD क्या है, तो यह एक विकासात्मक विकार है जिसमें बच्चे को सामाजिक संपर्क, संप्रेषण और व्यवहार में कठिनाई होती है, अर्थात समाज में व्यक्तियों से जो है संबंध बनाने, दोस्ती यारी या किसी प्रकार के जो है देखा जाए तो संपर्क बनाने में कठिनाई होती है। और संपर्क बनाने का सबसे बड़ा माध्यम क्या होता है, संप्रेषण। तो संप्रेषण में बच्चे जो है बात करने में झिझक होते हैं ज़्यादातर, और इसलिए यह सामाजिक संपर्क, संप्रेषण और व्यवहार तीनों में कठिनाई बताया गया है। मुख्य लक्षण की बात करें तो सोशल इंटरेक्शंस की कमी, लोगों से दूरी, आंखों से संपर्क न करना, अर्थात किसी से बात करने के टाइम आंख न मिला पाना, या देखा जाए तो वही सबसे पहले देखा जाए तो आंखों से संपर्क ना कर पाना, बातचीत ना कर पाना, संप्रेषण ना कर पाना ASD का मुख्य लक्षण है। दूसरा देखें तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, बोलने में देरी, इशारों का कम प्रयोग। तीसरा है रिपीटेटिव बिहेवियर, एक ही काम बार बार करना, झूलना, घूमना, ये ASD का मुख्य जो है देखा जाए पॉइंट है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो
मुख्य बात करें तो सोशल इंटरेक्शन और बोलने में देरी या संपर्क बनाने में कमी, संप्रेषण में कमी। नेक्स्ट है देखें तो एग्जाम लाइन में सोशल प्लस कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ASD कहलाता है। शॉर्ट में समझिए ADHD क्या है तो ध्यान की समस्या, और AHD क्या है सामाजिक समस्या, सामाजिक संपर्क करने में समस्या। NVLD नेक्स्ट जो NVLD इसे मेंशन किए हैं CG टीचर 2023 में पूछा गया है टीचर के लिए। अशाब्दिक अधिगम अक्षमता इसका हिंदी में फुल फॉर्म है, और नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है। याद रखिएगा नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज ये क्या है तो ये एक तंत्रिका संवेदी विकार है जिसमें व्यक्ति को अशाब्दिक संकेतों, बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, स्थानिक समझ, मैप्स, पजल्स और सूक्ष्म मोटर कौशल में कठिनाई होती है, जबकि वे मौखिक रूप से निपुण उच्च भाषाई क्षमता हो सकते हैं। अर्थात अशाब्दिक अधिगम अक्षमता जैसे कि मैप्स या पजल्स, जैसे मतलब देखा जाए तो नक्शे को समझने में, या जो अशाब्दिक नॉन वर्बल इसलिए बोला गया है वो बोलने में तो बहुत सक्षम होंगे, लेकिन किसी टूल्स को, किसी नक्शे को, किसी मैप को, पजल्स को समझने में वो जो उन्हें बहुत कठिनाई होती है। तो ये NVLD के उसमें आएगा। सामाजिक संकेत समझने में कठिनाई जैसे कि चेहरे के हाव भाव, कि वो गुस्सा से देख रहा है कि वो मतलब उसका खुशी का चेहरा है, इस प्रकार के हाव भाव को समझना उनके लिए कठिनाई होती है। आवाज़ के टोन, या आवाज़ के टोन से वो गुस्से में है या वो क्या जाहिर करना चाह रहे हैं, इसको समझना उनके लिए मुश्किल होता है। शारीरिक भाषा को समझने में मुश्किल होता है कहा जाए तो। बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही है। और दृश्य स्थानिक चुनौतियाँ, विजुअल स्पेशियल चैलेंजेस, नक्शे मैप्स पढ़ने, ग्राफ चार्ट समझने या जिक्सा पहेलियाँ हल करने में इन्हें जो है समस्या होती है। किसे? NVLD नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज के लक्षण वाले बच्चों को। नेक्स्ट पॉइंट है ICIDH, ये भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी जो है आपके टीचर एग्जाम 2023 में ही प्रश्न पूछा गया है। टीचर के लिए जो पूछा गया था उसमें 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया है, जिसे हम इसमें शामिल भी किए हैं। अनेक वर्षों से चल रहे प्रयासों के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सन 1980 में क्षति, अक्षमता तथा निःशक्तता का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण किया, जिसे ICIDH इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट्स, डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप्ड्स के नाम से इसे प्रकाशित किया, नामक मैनुअल प्रकाशित किया। इसका ICIDH का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट्स, डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप्ड्स। तो ये, और हिंदी में नाम देखा जाए तो क्षति, अक्षमता तथा निःशक्तता का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है। फुल फॉर्म खास करके विकलांग व्यक्ति का अधिकार अधिनियम 2016, जिसे राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, इससे भी प्रश्न बन जाता है। संबद्ध मंत्रालय है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। यह एक्ट 15 जून 2017 को लागू हुआ था। इसमें विकलांगता के 7 जो पहले प्रकार बताए थे वो सीधा जो है 21 प्रकार बढ़कर हुआ। इसमें पहले 2 या 3% आरक्षण था, उसके बाद इसमें 4% आरक्षण किया गया। इसमें देखा जाए तो 6 से 14 वर्ष की उम्र के विकलांग बालकों हेतु निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। जैसे RT एक्ट में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बताया गया है, तो इस अधिनियम में जो है 6 से 18 वर्ष तक के उम्र के विकलांग बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। तो ये रही इसका इस टॉपिक से आपका थ्योरी। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह देखने वाले हैं जो बार बार पूछा गया है, जैसे कि अधिगम असमर्थता, लर्निंग डिसेबल्ड शब्द किसने सुझाया? वही जो अधिगम अक्षमता शब्द है उसे किसने दिए हैं? तो किर्क ने दिए हैं। किर्क जो सैमुअल किर्क, हम सबसे शुरू में जो देखें अधिगम अक्षमता शब्द को सर्वप्रथम 1963 में सैमुअल किर्क के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जो 2024 पेपर 2 में CG टेट के लिए पूछा गया है, और ये CTET में भी कई बार आया है। ये यहाँ पर देखने वाले हैं, ये भी 2024 पेपर 1 में पूछा गया प्रश्न है। कॉलम ए एवं कॉलम बी से सही विकल्प का मिलान करें। कॉलम ए की बात करें तो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया और डिसार्थिया।
तो इसमें सबसे पहले जो बात करें तो डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया का क्या होती है, पठन संबंधी जब भी आए पढ़ने संबंधी तो डिसलेक्सिया आ जाएगा। अर्थात इसमें देखा जाए तो पहले नंबर पर तो पहला ही इसमें मिल रहा है, पढ़ने और भाषा की कठिनाई। दूसरा डिस्ग्राफिया की बात करें तो डिस्ग्राफिया क्या होता है, यह होता है आपका लेखन संबंधी विकार। इसमें देखा जाए तो लेखन संबंधी विकार आ जाएगा आपका थर्ड नंबर का। और वही अंक गणितीय जो है कौशल में कठिनाई क्या होगा, डिसकैलकुलिया, तो ये आ जाएगा सेकेंड नंबर का। और उसके बाद डिसार्थिया जिसके बारे में हम पढ़े हैं, बोलने की क्षमता या वर्तनी संबंधी वाक विकार, स्पीच डिसऑर्डर जो होते हैं वो डिसार्थिया में आता है। अर्थात यह जो है चौथा जो डी नंबर है वो चौथे में ही सुमेलित हो रहा है। तो यह जो पैटर्न आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो यह पैटर्न आपको फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फोर्थ, तो ये ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एलेक्सिया। एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता। तो आपने सबसे शुरू देखे होंगे पठन संबंधी विकार में डिसलेक्सिया और एलेक्सिया दोनों को, तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सीजी टीचर 2023 में पूछा गया प्रश्न है, एलेक्सिया भी पढ़ने की अक्षमता है और डिसलेक्सिया भी। नेक्स्ट देखेंगे ICIDH का पूर्ण नाम क्या है, पूर्ण नाम पूछा गया है। तो आप देखे होंगे अभी ऊपर में ICIDH का पूर्ण नाम जो है उसका हिंदी में इसमें दिया गया है तो क्षति, अक्षमता और निःशक्तता का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, क्षति, अक्षमता और निःशक्तता का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। और इंग्लिश में देखा जाए तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप्ड्स। नेक्स्ट है NVLD का अर्थ क्या है, यह भी 23 में पूछा गया प्रश्न है शिक्षक भर्ती। तो इसका क्या है, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज, अशाब्दिक आना चाहिए, तो अशाब्दिक आपको शुरू में ही दिखाई दे रहा है, अशाब्दिक सीखने की अक्षमता। नेक्स्ट प्रश्न है, रवि पढ़ाई में अच्छा है परंतु अक्षरों शब्दों को पढ़ने समझने में कमजोर है, उसकी गणितीय समझ अच्छी है, रवि निम्नलिखित में से किस विकार से ग्रसित हो सकता है। देखिए पढ़ाई में इंटेलिजेंट है बोल रहे हैं, उनका जो है कोई विशेष क्षेत्र में जैसे कि, परंतु अक्षरों शब्दों को पढ़ने, पठन संबंधी जब भी विकार आएगा, पढ़ने में विकार आ रहा है लेकिन गणितीय समझ बहुत अच्छी है। तो पठन संबंधी विकार किसे कहते हैं, तो पठन संबंधी आपका विकार डिसलेक्सिया आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यह असिस्टेंट टीचर 2023 से लिया गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, डिसलेक्सिया की खोज किसने की, सैमुअल किर्क, रुडोल्फ बर्लिन, पियाजे, स्किनर। तो इसका उत्तर हो जाएगा रुडोल्फ बर्लिन। निश्चित रूप से डिसलेक्सिया की खोज जो है रुडोल्फ बर्लिन के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ADHD क्या है, ADHD क्या है, तो आपका अवधान, ध्यान का पर्यायवाची शब्द है अवधान। तो अवधान शब्द आया है, यह सीटेट से लिया गया प्रश्न है, इसलिए ध्यान की जगह में आपका अवधान दिया रहेगा तो भी आप ध्यान संबंधी ADHD से लेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ADHD का पूरा नाम क्या है, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तथा यह अवधान विकृति से संबंधित है। अवधान मतलब ध्यान। नेक्स्ट है इसका फुल फॉर्म, ADHD का फुल फॉर्म क्या है, तो आपका अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आपको वो कौन से में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है RPWD एक्ट 2016 के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा किस आयु वर्ग के लिए है, तो निश्चित रूप से आपका सी आ जाएगा इसका आंसर, 6 से 18 वर्ष, जो कि RD एक्ट 2009 में 6 से 14 वर्ष तक है, लेकिन इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पठन में कठिनाइयों जैसे कि अक्षरों का दर्पण छवि, भ्रम और उत्क्रमण निम्न में से किसके अभिलक्षण हैं। तो इसमें जो है पठन में कठिनाइयों में देखा जाए तो आपका क्या आ जाएगा, वाचन वैकल्य आ जाएगा, जो वाक संबंधी विकार में आ जाएगा, क्योंकि पठन में कठिनाइयों जैसे अक्षरों का दर्पण छवि, भ्रम, उत्क्रमण निम्न में से किसके अभिलक्षण है, तो आपका वाचन वैकल्य का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वर्तनी, वाचन एवं गणना में कठिनाई, सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकलनात्मक योग्यता विशेषता है। तो इसका जैसे ही गणना चीज आया, गणना में कठिनाई, तो निश्चित रूप से आपका ये जो है देखा जाए तो अधिगम, निर्योग्य,
बालकों की है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों या सामान्य औसत अधिगमकर्ता की या धीमी गति से सीखने वालों की बात नहीं हो रही है, ये अधिगम अक्षमता की बात हो रही है, जो कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, अधिगम निर्योग्य बालकों की। नेक्स्ट है, एक बच्चा सा को वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर को में अंतर जो है नहीं पहचान पाता, वह किस चीज़ से पीड़ित है? तो निश्चित रूप से वह जो है डिसलेक्सिया से पीड़ित है। डिसलेक्सिया में जो है बी, डी और सी, डी या जो भी आपका 16 और 61 इस प्रकार के जो है इसमें संबंध या अंतर नहीं कर पाते, तो ये सभी डिसलेक्सिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है, यह किसके प्राथमिक लक्षण है? ये सभी प्रश्न जो है एग्जामों से लिया गया है साथियों। तो ये आ जाएगा आपका पठन वैकल्य, जो पठन संबंधी विकार जिसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डिसलेक्सिया है एक प्रकार का सोच अवरोधक, मानसिक अवरोधक, शारीरिक अवरोधक, भाषा अवरोधक। तो डिसलेक्सिया क्या है? आपका देखा जाए तो यह आपका भाषा अवरोधक है, भाषा सीखने संबंधी विकार है, तो यह ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 16 है, अक्षमता से आशय है। अक्षमता से क्या आशय है? तो व्यक्ति विशेष की सफलता में बाधा, व्यक्ति तथा परिवेश के बीच अंतःक्रिया में बाधा, दोषपूर्ण उत्तकों से शारीरिक बाधा, कार्य का समय पर पूर्ण नहीं करना। तो साथियों इसका उत्तर है व्यक्ति तथा परिवेश के बीच अंतःक्रिया में बाधा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सीजी टेट 2016 में पूछा गया है, व्यक्ति तथा परिवेश के बीच अंतःक्रिया में बाधा होता है अक्षमता से आशय। नेक्स्ट है, गूढ़ज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है? गति विषयक अशक्तता से, दूसरों के प्रेरकों इरादों को समझने में प्रवाहिता से, सांगीतिक योग्यता से, गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। तो ये हो जाएगा आपका गूढ़ज वैकल्य जो है गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अत्यधिक शारीरिक हरकतें, ध्यान न केंद्रित कर पाना और आवेगशीलता किसके अभिलक्षण है? तो अत्यधिक शारीरिक हरकतें या ध्यान शब्द जब भी आएगा तो आपका अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, जिसे हम ADHD इंग्लिश में कहते हैं, ADHD याद रखिएगा। तो यह अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार जिसे बोलते हैं, याद रखिएगा। अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर फुल फॉर्म है इसका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। विकृत लिखावट से संबंधी लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। तो विकृति लिखावट संबंधी क्या आ जाएगा आपका? डिस्ग्राफिया आ जाएगा। तो डिस्ग्राफिया इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अधिगम अक्षमता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सामाजिक समस्या, भावनात्मक समस्या, तंत्रिका संबंधी विकार, शारीरिक विकार। तो साथियों सबसे जो पहले हम अधिगम अक्षमता के बारे में देखें, जिसका परिभाषा में स्पष्ट लिखा था कि अधिगम अक्षमता मुख्य रूप से तंत्रिका संबंधी विकार है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कहा जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार ये रही आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका कॉन्सेप्ट और MCQ निश्चित रूप से आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।